हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने चैनल पर जॉन मिल्टन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। हेलो, आई एम नूर आलम एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश। चलिए बिना समय को बर्बाद किए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैमसन एगनेस्टिस इज इनकरेक्ट। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से सैमसन एगनेस्टिस के बारे में कौन सा कथन गलत है वो अपने को बताना है। सीधे सीधे ABCD 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक चूज़ कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए, दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि शायद इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सैमसन एगनेस्टिस जो है वो जॉन मिल्टन का स्वान सॉन्ग कहलाता है, यानी लास्ट वर्क कहलाता है। तो ये पहला तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए। बाकी देख लेते हैं। डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ सैमसन्स लाइफ, ठीक है। द प्ले ओपन्स विद सैमसन ब्लाइंड एंड प्रिजनर ऑफ फिलिस्टीन्स, ये भी सही है। इन द एंड ही किल्स हिमसेल्फ एंड फिलिस्टीन बाई पुलिंग डाउन द पिलर्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच दे वर सिटिंग, जिसमें वो बैठे हुए थे, ठीक है। वो अपने आप को मार लेता है और साथ में उसके फिलिस्तीनी भी मारे जाते हैं जो वहाँ पर पिलर के स्ट्रक्चर्स पर बैठे हुए थे। अच्छा सॉरी, स्ट्रक्चर पर बैठे हुए थे और ये पिलर जो नीचे था ये वहाँ से खींचे था, क्योंकि इसको नीचे जेल में बंद किया हुआ था। चलिए और देखते हैं क्या अपने को पता चल सकता है। काफ़ी जानकारी है, देखते हैं। द स्टेटमेंट इन ऑप्शन ए, दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगनेस्टिस, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। सैमसन एगनेस्टिस ग्रीक, सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर, यानी ये जो एगनेस्टिस है ये ग्रीक कोई एक टर्म है जिसका मतलब होता है या तो एथलीट या फिर रेसलर। ट्रेजेडी बाय जॉन मिल्टन, published in the same volume as his epic Paradise Regained in 1671, यानी लास्ट का जो इनका वर्क पब्लिश हुआ था इसमें पैराडाइज रीगेन भी था और उसी के साथ में सैमसन एगनेस्टिस था। द वर्क डील्स विद द फाइनल फेस ऑफ सैमसन, जो तो अपन पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, देख लीजिए। सैमसन एगनेस्टिस इज़ नोन एज क्लोसेट ट्रेजिडी या क्लोसेट ड्रामा, यानी ये सिर्फ पढ़ने के लिए था, ना कि परफॉर्म करने के लिए था। क्लोसेट ड्रामा का क्या मतलब होता है? जो सिर्फ पढ़ा जाए और उसको जो है परफॉर्म ना किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोएट्स, इनमें से किस ग्रीक पोएट से जॉन मिल्टन ने लिसिडस का टाइटल लिया है वो अपने को बताना है। तो ये है हमारे थियोक्राइटस। किससे लिया है भाई? थियोक्राइटस से लिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जॉन मिल्टन्स लाइसिडस जो कि 1638 में आई थी, इज़ अ पेस्टोरल एलेजी, ये अपने को ध्यान रखना है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए जॉनरा इनिशिएट बाय थियोक्राइटस, ये एक ऐसा जॉनरा है जिसकी शुरुआत थियोक्राइटस ने की थी। आल्सो पुट टू फेमस यूज्ड बाय वर्जिल एंड स्पेंसर, और उनके बाद वर्जिल और स्पेंसर ने भी इसको फेमस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाइसिडस इज़ अ पोएम मॉर्निंग द लॉस ऑफ गुड फ्रेंड के एडवर्ड किंग, यानी लाइसिडस को जॉन मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में या उसकी गम में लिखा था, दुख में लिखा था। द नेम लाइसिडस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक पोएट थियोक्राइटस, दस द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ये है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, कौन है? एलेक्जेंडर
नहीं सॉरी, जॉन मिल्टन है ये। जॉन मिल्टन ने ही इसे लिखा है। और उनको लिखने की नौबत क्यों आई थी? क्योंकि ये अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते थे और वो बिकॉज ऑफ चर्च ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वकालत करने के लिए इन्होंने ये लिखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। जॉन मिल्टन्स प्रोस्ट्रैक्ट द डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1643 एंड इट्स सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1644। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। मिल्टन माउंट्स अ कोजेंट radical argument for divorce, an argument informed by the concepts of personal liberty and individual volition. For Milton, marriage depends on, इन्होंने अपने रीज़न बताए हैं कि कैसे किसी भी एक सिंगल व्यक्ति को आज़ादी होना चाहिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है या मैरिज लाइफ में खुश नहीं है तो वो अपने पार्टनर से अलग हो जाए। और इसके लिए उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि अगर दोनों आपस में वाइफ एंड हस्बैंड कंपेटिबल नहीं है। ठीक बात है। तो कंपेटिबल क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये था कि जब जॉन मिल्टन 34 के थे तो इनकी वाइफ जो थी वो जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड थी। इस वजह से दोनों में वो आपस में फिट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस। तो ये कंपेटिबिलिटी दोनों में नहीं बन पा रही थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई ये डिवोर्स का हक जो है वो एक इंसान को खुद होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच पोएट इन्फ्लुएंस कीट्स द फॉल ऑफ हिपेरियन? मिल्टन ही होंगे क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट। और उसमें किसके नीचे फेंके जाने या गिरने की बात की गई थी? सैटर्न की। किसकी भाई? सैटर्न, जो कि पहले क्या था? सैटर्न ही पहले था, जो कि ल्यूसीफर के नाम से जिसको हम जानते हैं, ल्यूसीफर। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या अपन एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं इससे। जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस द कीट्स। ठीक आंसर है द फॉल ऑफ हिपेरियन 1819। अब लास्ट में जो पॉइंट दिया है वो ये है कि वो पैराडाइज लॉस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, जैसा कि ऊपर बात की गई, सैटर्न को या लूसीफर को हेवन से निकाला गया था, उसी तरह से इन्होंने फॉल ऑफ हिपेरियन को दिखाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन? कौन कौन सी नहीं लिखी हैं? लाइसिडस लिखी है, एल एलेग्रो लिखी है और एल पेंसेरोसो भी लिखी है। तो कौन सी नहीं लिखी है? वो है हमारी बी, यानी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लाइसिडस सबने ऊपर पढ़ा अभी कि अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में उन्होंने ये पेस्टोरल एलेजी लिखी थी 1638 में। एल एलेग्रो, इसे क्वेश्चन आता है कि एल एलेग्रो का मतलब क्या है, तो इसको अपन आसान भाषा में कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है हैप्पी मैन। ठीक है, और ये जो एल पेंसरोसो है इसका मतलब होता है सीरियस। सीरियस कह सकते हैं, सैड कह सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो अपन एल पेंसरोसो इसको ध्यान में रखेंगे कि एल पेंसरोसो का क्या मतलब है? सीरियस मैन। ठीक, चलिए। In which book of Paradise Lost does Milton refer to Agra and Lahore of Great Mughal? वर्ड अजीब ये लिखा हुआ है। चलिए खैर, ये आपका नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? बुक नंबर 11 में पैराडाइज लॉस्ट के मिल्टन ने आगरा और लाहौर के बारे में बात करी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A postmodern parody of a valediction forbidding mourning was written with the same title by। ये क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गया है, फिर भी अपन देख लेते हैं इसको। तो ये जो लिखी है ये इन्होंने एड्रीन रिच ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट हैज़ रिटन
and justify the ways of God to men. What is the subject of the verb justify in the text of the poem? What is the subject of the verb justify in the text of the poem? अच्छा, ये पूछा है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, यानी मैं। इन्होंने जो है वो आई को यहाँ छिपा रखा है, जिससे अगर इम्परेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि यू सब्जेक्ट को छिपा देते हैं, ठीक उसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मिल्टन वन ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु मेड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है हम लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो ये पढ़ चुके हैं, बाकी ये देख लेंगे अपन। विलियम ब्लैक है। इन्होंने ये बात कही थी कि जिस तरह से जॉन मिल्टन ने सैटर्न का डिस्क्रिप्शन दिया है, उससे ये लगता है कि जॉन मिल्टन उसको हीरो मानते हैं और उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिसको वो गिनाते हुए नहीं थकते हैं। या ऐसा कह दें कि उन्होंने सैटर्न को या लूसीफर को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया है, लेकिन जब वो गॉड के बारे में लिखने आते हैं तो फिर उनका कलम लगता है कि जैसे थम सा गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक है, नाम ध्यान रखिएगा। मिल्टन्स वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड और टू द वेस्ट विंड तर्जा रीमा। ये हमने भी लिटरेरी टर्म्स में इसके बारे में बात करी थी कि पीबी शैली ने अपने ओड टू द वेस्ट विंड में किसका यूज़ किया है? तर्जा रीमा का यूज़ किया है अपने ओड टू वेस्ट विंड को लिखने के लिए। ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वाट्रेन, इसमें कुछ डाउट है। एडोनिस स्पेसियन स्टेंजर ट्रॉलिसन क्रेसिडे राइम रॉयल, ये भी ठीक है। इन दोनों को अपन देख लेंगे भाई। दिखाइए क्या आंसर है इसका? बी, नॉट करेक्ट। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि नॉट करेक्ट है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाट्रेन में लिखी है, ऐसा नहीं है। अब उसकी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर। एडोनिस स्पेसियन स्टेंजा में लिखी गई, ये भी ध्यान रखेंगे। ट्रॉलिस एंड क्रेसिड राइम रॉयल में लिखी गई है। ठीक है। In on his blindness sonnet Milton takes advantage of Italian sonnet form, ठीक, in which an octave। अच्छा, जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखते हुए क्या किया है? इटालियन सोनेट की मदद ली है या उससे फ़ायदा उठाया है। और इसमें उन्होंने एक ऑक्टेव का यूज़ किया है। सबसे पहले ऑक्टेव यानी जिसमें 8 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स पजेज अ प्रॉब्लम एंड द सेस्टेट, और एक सेस्टेट का यूज़ किया है जिसमें कितनी लाइन होती हैं? 6 लाइन होती हैं। और उसमें फिर उन्होंने उसका आंसर दिया, यानी ऑक्टेव में प्रॉब्लम बताई है और सेस्टेट में क्या किया है कि उसका आंसर दिया है। बहुत अच्छी सोनेट है, सभी को पढ़ना चाहिए। चलिए, राइम आयम्बिक पेंटामीटर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको द मीटर ऑफ द पोएम इज़ क्लासिक आयम्बिक पेंटामीटर। इस पोएम का जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, क्लासिक। वैसे तो यही काफ़ी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री। अब हमें मिल्टन की पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है इन ऑप्शंस के ज़रिए। देखते हैं। इट कंबाइंस 2 कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। इट्स सबलाइम। अच्छा, कह रहे हैं कि इनकी जो पोइट्री है मिल्टन की, 2 कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, 2 संघर्षरत कल्चर, संस्कृतियों को जोड़ता है। और उनमें से कौन कौन है? 2, एक ह्यूमनिज्म है और दूसरा प्यूरिटनिज्म है। 2 नंबर देखते। इट्स सबलाइम बोथ इन थॉट, सॉरी ये थोड़ा सा मिस है यहाँ पे अपन इसको थॉट कर लेंगे, एंड स्टाइल। ये स्टाइल में और थॉट में एकदम सबलाइम, बड़ी यूनिक है। 3 है, इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर। ये तो नहीं हो सकता है भाई, ह्यूमर का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर हम इल एलेग्रो को छोड़ दें तो, और भी 2-4 पोएम, बाकी तो पूरा इन्होंने जो है बड़े
जो भी लिखा है बड़े सीरियसनेस के साथ और सीरियस ही लिखा है। इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल। तो चलिए भाई जवाब देखते हैं। पहले इसका डी है, यानी 3 और 4 सही है इसका, क्योंकि ये सही नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना है, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाए। सही नहीं है कौन से? 3 और 4 नॉट करेक्ट है, ठीक है ना, नॉट करेक्ट 3 और 4। तो पोइट्री जॉन मिल्टन की जो है वो 2 विशेषताएं उसकी, एक तो ये संघर्षरत या एक दूसरे के ऑपोजिट कल्चर्स ह्यूमनिज़्म और प्यूरिटनिज़्म को कंबाइन जोड़ती है, और ये अपनी थॉट में और स्टाइल में सबलाइम है, यूनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैप मीन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विथ मेनी आ वाइंडिंग बाउट द अबव लाइन्स अपीयर इन। ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं आपकी एल एलेग्रो से ली गई हैं, लैप मी, ठीक है। और इन लाइन्स में गिव्स एन अकाउंट ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट प्लेजर टेस्ट एंड डेस्टिनी ऑफ चीयरफुल मैन। वही बात हुई थी कि जो एल एलेग्रो है इसमें एक चीयरफुल मैन की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उसकी पसंद नापसंद क्या होती है, उसको किस चीज़ में आनंद मिलता है, प्लेज़र आनंद मिलता है, उसकी रुचि क्या होती है, डेस्टिनी भाग्य, इंटरेस्ट, और उसको किस चीज़ में मज़ा आता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जो ये लाइंस हैं वाइंडिंग बाउट पे जो ख़त्म होती हैं वो हमारी एल एलेग्रो से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर है वो कब पब्लिश हुई थी? तो 1632 में, 1630 सॉरी, पब्लिश्ड इन 1630, ओह सॉरी सेकेंड फोलियो की बात की गई है नीचे, तो हमारा आंसर क्या है? 1630। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर सोनेट वाज पब्लिश्ड इन 1630, ठीक है भाई। ऑन शेक्सपियर दो composed in 1630, first appeared anonymously as one of many encomiums in the second folio 1632 in Shakespeare's plays। यहाँ पे देखिए गड़बड़ी है, वाज पब्लिश्ड यहाँ 30 दिया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा दो composed in 1630, फर्स्ट अपीयर्ड एनोनिमसली, ये 1632 दिया है। इसको देख लेंगे सब लोग, मिस्टेक ना हो। और इस 2021 का ही है, इसको शायद फॉल्स किया होगा, ये सबको इक्वल नंबर दिए होंगे जो भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सर्व सेवा करते हैं या सेवा करने को तैयार रहते हैं, हु ओनली स्टैंड जो सिर्फ वो खड़े हुए हैं, एंड वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। ये लाइंस जो हैं वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से हैं। ये लाइंस कब आती हैं? जब शेक्सपियर पहले ऑक्टेव में, अभी अपन ने पढ़ा है कि जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें क्या है? एक ऑक्टेव है, एक ऑक्टेव, और दूसरा क्या है? सेस्टेट, ठीक है भाई। तो ऑक्टेव में इन्होंने क्या मुश्किल बताई कि मुझे ईश्वर ने एक प्रतिभा दी थी कविताएं लिखने की, जो मेरे अंधे होने की वजह से मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, यानी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और अपने ईश्वर या बनाने वाले की तारीफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? और फिर ये पूछते हैं कि क्या भगवान सिर्फ उन लोगों की सेवा को पसंद करते हैं, कार्य को पसंद करते हैं जो देख सकते हैं, और उन लोगों की सेवा को पसंद नहीं करते जो नहीं देख सकते? तो फिर सेस्टेट में इन लाइंस को दिया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका पेशेंस या उनकी अंतरात्मा उनको जवाब देती है कि भगवान की नज़र में सबसे अच्छा वो है जो उसके द्वारा दिए गए सुखों को और दुखों को बर्दाश्त करे। और इंसान की क्या वैल्यू है भगवान के सामने तो दे, ये यूज़ किया गया है किसके लिए भाई? एंजल्स के लिए। किसके लिए? एंजल्स के लिए, यानी कि लाखों करोड़ों एंजल
गॉड के एक इशारे के इंतज़ार में खड़े हैं कि हमें आज्ञा दी जाए और हम ईश्वर का काम करें, तो इंसान के ऊपर ऐसा कोई बोझ नहीं है। ठीक है, तो ये उसका पूरा समरी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट। कह रहे कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न कौन सा रूप नहीं लेता है। तो अपने को जो जो पता है वो स्नैक भी बनता है, आउल भी बनता है, शेरब भी बनता है। तो हमारा आंसर इसका अपन देख लेते हैं पहले। पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम, शेरब, कॉर्मोरेंट, अ टोड, अ स्नैक। अच्छा ठीक है, ये चारों बनता है, टोड नहीं दिया है, तो ये क्या नहीं बनता है, वो आउल नहीं बनता है, आउल का रूप नहीं धारण करता है। चलिए पैराडाइज लॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऊपर देख लेते हैं आंसर क्या है। सैटर्न डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ आउल इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ये आंसर है अपना। नोट, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक महाकाव्य है, एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ये अपने को ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 1667 में 10 बुक्स में, लेकिन 1674 में फिर से 12 बुक्स में पब्लिश किया गया था। ठीक है, बाकी तो वही चीज़ें हैं। ठीक, इसकी थोड़ी सी एक और चीज़ समझ लें कि ये 1665 में कंप्लीट हो गई थी लिख करके। कब? 1665 में, लेकिन इसको पब्लिशर नहीं मिल रहा था। तो पैराडाइज लॉस्ट जैसा एक अनमोल एपिक सिर्फ 5 पाउंड में जॉन मिल्टन ने इसके अधिकारों को बेचा था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, अभी ऊपर आया था किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है DSSB PGT में 2021 में। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया एंड ओवर 10,000 लाइन्स। ये पॉइंट देख लीजिए। मिल्टन हैड बिकम ब्लाइंड बाय द टाइम ही कंपोज्ड मच ऑफ दिस पोएम एंड सो डिक्टेटेड इट टू डिफरेंट स्क्राइब्स इंक्लूडिंग हिज डॉटर डेबोरा। ठीक है, डिक्टेट मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों से इसको बोल करके लिखवाया, जिसमें से उनकी पुत्री डेबोरा भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। 17 नंबर क्या कह रहा है, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में हेल के गेट्स की रखवाली कौन कर रहा था भाई? तो आंसर क्या है हमारा, डी, सिन कर रहा था रखवाली। सिन गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसिडस बाय जॉन मिल्टन इज एन, लाइसिडस एलेजी है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए कि ये पेस्टोरल एलेजी है। कैसी एलेजी है? पेस्टोरल एलेजी है, जो कि जॉन मिल्टन ने 1638 में लिखी थी। क्यों लिखी थी? अपने दोस्त एडवर्ड किंग के दुख में। एडवर्ड किंग, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देख लीजिए, रिटन इन 1637, पब्लिश हुई होगी 1638 में। ठीक है, टू लेमेंट एक्सीडेंटल डेथ बाय ड्राइंग ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड, तो ये डूब करके मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वैसे तो यहाँ पे प्रेस होना चाहिए, ये स्पीच ही दिया है। ये आ गई आपकी स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जब इंग्लैंड में
किताबों को पब्लिश करना या एसेज को, पम्फलेट को पब्लिश करने पर पाबंदी लगनी शुरू हुई और लाइसेंसिंग एक्ट पास हुआ, तब जो है इन्होंने एरियोपेजिटिका लिखी थी। कब? 1644 में। ये ध्यान रखना है हमें, कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है तो इसके लिए इसका सन अपने को ध्यान रखना है। और डायरेक्ट भी पूछा है कि कब ये पब्लिश हुई थी, तो 1644 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। एक बार फिर से सवाल है हमारे सामने कि जॉन मिल्टन का वर्क कौन सा नहीं है, तो जो है पहले वो छांट लेते हैं। एल एलेग्रो यानी हैप्पी मैन, ये भी है। एपिटैफियम डेमोनिस, ये भी है। ये भी इन्होंने एक दोस्त के मर जाने पे इन्होंने ये भी एक एलेजी लिखी थी। लाइसिडस भी इन्होंने लिखी है। एडवर्ड किंगली, इसको देख लेते हैं ज़रा, कुछ उसकी डिटेल अगर दी हो। अच्छा, वीनस एंड एडोनिस, ये जो है ये लिखी है किसने? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने कब लिखी है? इसको लिखा है 1593 में। और कब लिखा है? 16 लाइन स्टेंजा में। 1593 6 लाइन स्टेंजा, 16 बोल गया तो सॉरी, 6 लाइन स्टेंजा में लिखा है इसको। ठीक है, चलिए अपनी तलाश क्या है? जॉन मिल्टन्स वर्क। अच्छा, इतना ही दिया है। इनके सन देख लीजिए। एल एलेग्रो कब लिखी गई है? 1632। लाइसिडस 1637। एपिटैफियम डेमोनिस 1639। चलिए आगे आएगा क्वेश्चन, तो अपन देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रिगेन्ड कंसिस्ट ऑफ? 4 है। कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए, 4 किताबें। कब आई थी ये? 1671। और इसके साथ में क्या पब्लिश हुआ था बताइए? सैमसन, अभी अपने बात करी है ऊपर, सैमसन इकोनिस्ट्स। ठीक है, ये भी पब्लिश किया गया था इसके साथ में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कितना था भाई ये? 21। चलिए 22 में पहुंचते हैं अपन। 22 में आ जाइए। 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन विच ईयर जॉन मिल्टन वाज बॉर्न। किस सन में इनका जन्म हुआ था? तो 1608। और डेथ कब हुई थी? 1674। ये हमारे डेथ का ईयर हो गया। ठीक है, 1667 ईयर क्या है? पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार देख लीजिए। बॉर्न 9 दिसंबर 1608, 1608। 9 दिसंबर को जन्म हुआ। कहाँ? ब्रेड स्ट्रीट, लंदन, यूके में। डाइड 8 नवंबर 1674, 8 नवंबर 1674 को बर्नहिल रो, लंदन में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा 23। विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरोसो। ये इन्होंने किए हैं किसने? विलियम ब्लैक। यही विलियम ब्लैक हैं जिन्होंने कहा था जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन जो हैं वो डेविल्स की पार्टी में हैं और उनको पता भी नहीं है, यानी शैतान की तरफ है, सैटन की तरफ है, विदाउट नोइंग इट। ठीक है, विलियम ब्लैक मेड इलस्ट्रेशंस फॉर एल पेंसरोसो इज रिटन बाय बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जॉन मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किसको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहते हैं, तो उसका जवाब क्या है? जॉन मिल्टन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इल पेंसरोसो मतलब क्या है? थॉटफुल मैन, सीरियस मैन, सैड मैन। और इसका उल्टा क्या है? एल एलेग्रो, जिसका मतलब है हैप्पी मैन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन? दो कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माइंड।
लग तो रहा है ये कॉमस, ये अच्छा है, इसको उसमें 2-3 पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं। कॉमस का ये लाइन है, दो कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम क्योंकि आया है तो इससे ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये एरियोपेजिटिका के लिए एरियोपेजिटिका से लिया गया है, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। ये कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसको ध्यान रखेंगे। ऑफ माई माइंड, ये इतना दिया हुआ है। अच्छा, कॉमस के बारे में क्या हम जानना चाह रहे थे कि कॉमस जो है वो एक मास्क है, ये ध्यान रखेंगे। कॉमस इज़ अ मास्क, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कॉमस का जॉनरा क्या है, तो वो मास्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मिल्टन स्टडीड एट, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इसी तरह के आसान क्वेश्चन जो है वो हमसे गलती कराते हैं, कन्फ्यूज़न की वजह से। इतना आसान पूछ लिया है, इसमें कोई इनकी ट्रिक तो नहीं है हमें घुमाने के लिए, फंसाने के लिए, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। कैम्ब्रिज में पढ़े थे। चलिए, इंग्लिश पोएट इंटेलेक्चुअल, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, आंसर तो 2 हो सकते हैं इसके, लेकिन जो बाद वाला है अपन उसको मानेंगे 12 बुक्स। और ये कब आया था 12 बुक्स? 1674, इसको ध्यान रखेंगे। और जो 10 बुक्स में ये पहली बार पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1667 में। ठीक है। एक और बात अपन ने भी क्या डिस्कस की थी कि पैराडाइज लॉस्ट के लिए जब कोई पब्लिशर नहीं मिला तो इस यूनिक या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और एनी अदर लिटरेचर इन द वर्ल्ड 5 पाउंड में इसको इन्होंने बेच दिया था। 5 पाउंड में किसने बेचा था? 5 पाउंड्स में अब जॉन मिल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? फिर उसी तरह का कोई तीसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखी है? ये हमारे जॉन मिल्टन ने। एल एलेग्रो जॉन मिल्टन, एल पेंसरोसो ये भी जॉन मिल्टन ने। तो ट्रू लव ये जो है ये लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा और ये सोनेट है इनकी। ट्रू लव ये क्या है? सोनेट है। किसकी? शेक्सपियर की। शेक्सपियर की सोनेट है और ये सोनेट नंबर है 116। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा समस्या यहाँ पे अपन देख लेंगे। हु इज, क्या बोल रहे हैं इसमें? हु, हु होगा ये? द रिफॉर्मेशन, रेनेसा और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड किसे कहा जाता है? तो मिल्टन को कहा जाता है। ठीक है, एक ही साथ ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन? ये हमारी है लाइसिडस। ठीक है, कब लिखी गई थी? थोड़ा सा एक बार और रिवीजन हो जाए। 1637 में और पब्लिश हुई थी 1638 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, रिटन यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिया है कि इसको लिखा गया है 1637 में एडवर्ड किंग की डेथ पर और इसे पब्लिश किया गया है 1638 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who of the following was the first to suggest that Satan is the real hero of Paradise Lost? None other than William Blake. विलियम ब्लैक ने ही कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो, इन्होंने बल्कि सजेस्ट किया है, कहा नहीं है, कि वो सैटन को होना चाहिए, क्योंकि जॉन मिल्टन ने सैटन की जब बात करी है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसकी बात करी, और जब गॉड की बारी आई तो उनका कलम जो है जैसे रुक सा गया, थम सा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन कंपोज्ड एरियोपेजिटिका इन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एरियोपेजिटिका को इन्होंने प्रोज में कंपोज किया था। कब? ये आई थी हमारी 1644 में। किस लिए लिखी थी?
इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के लाइसेंसिंग एक्ट के ख़िलाफ़ लिखी थी, अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ठीक। 32 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इम्पेल्ड मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स। किस बात ने उन्हें इम्पेल किया था कॉमर्स मास्क लिखने के लिए। बड़ा लंबा इसका दिया हुआ है, मगर ये इसका नहीं होगा भाई। इसमें 3 ऑप्शन है, पहले तो डी देखते हैं इसका। हाँ, यहाँ होगा ऊपर, ये मिलेगा अपने को। हाँ, डी और ई भी दिया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? बी सही है। मिल्टन वाज प्यूरिटन। द प्यूरिटन्स वर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स इन 16th and 17th century, ठीक है, who sought to purify the Church of England of Roman Catholic practices। तो मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन थे, और प्यूरिटन जो है वो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स थे इन द 16th and 17th century। हु सॉट, जो चाह रहे थे, टू प्यूरीफाई द चर्च, चर्च को प्यूरीफाई करना, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के, ऑफ रोमन कैथलिक प्रैक्टिसेस, रोमन कैथलिक प्रैक्टिसेस से, कि यहाँ पर जो है रोमन कैथलिक की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, ना तो उनके हिसाब से यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे, ना तो काम हो, ठीक है। लेकिन तो इन्होंने क्यों लिखी? कॉमर्स इज अ मास्क अगेंस्ट मास्किंग कंट्रास्टिंग अ प्राइवेट। और कोई कारण दिया है? नहीं। तो बी में क्या दिया है? अब तो अपन को उसको देखना पड़ेगा। 32 का बी नंबर ये दिया है, टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबॉशरी इन द कोर्ट। इंडिविजुअल के वर्च्यूज़ को दिखाने के लिए ये इन्होंने जो है कॉमर्स लिखा था, या उन्हें लिखना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 में क्या दिया है? Which epic convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list? Noble theme, invocation to muse, ये भी है किसमें? Paradise Lost में। Deployment of heroic figures, ठीक, beginning in the middle, यानी ये मीडिया रस से शुरू हुआ है। Elevated style and descriptions, impressive catalogs, warlike speeches, supernatural machinery and use of supernatural and illusions। यानी उन्होंने इतना सब तो इसमें यूज़ किया है, इसके अलावा क्या रह गया है? तो वो क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें पूछा है विच एपिक कन्वेंशन दैट मिल्टन फॉलोड इन पैराडाइज लॉस्ट इन मिसिंग इन दिस लिस्ट इज़ मिसिंग। मतलब इन्होंने फॉलो किया है, लेकिन जो ये लिस्ट दी गई है उसमें नहीं दिया गया, और वो क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन भी उसमें इन्होंने फॉलो किया है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस्ड टू द नाइटिंगेल। कह रहे हैं कि मिल्टन ने जो नाइटिंगेल को एड्रेस करके सोनेट लिखी है उसको ज़रा पढ़िए। नाउ टाइमली सिंग ईयर द रूड बर्ड ऑफ हेट, फॉर टेल माई होपलेस डूम इन सम ग्रोव नाई। व्हाट इज़ द रूड बर्ड ऑफ हेट? कह रहे रूड बर्ड ऑफ हेट किसको रेफ़र किया गया है इसके द्वारा? तो ये कहा गया है किसको? कुकू को कहा गया है रूड बर्ड ऑफ हेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाम दिया है उसका। 35 A crucial aspect of Milton's divergence from the Petrarchan sonnet tradition concerns not on implied or the occasional nature of his sonnets but also, कह रहे हैं पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न नॉट ऑन एम्प्लॉयड। तो इसका जो आंसर है हमारा वो डी है, द रिजेक्शन ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड द कपलेट स्कीम ऑफ शेक्सपियर। मतलब उन्होंने फॉलो तो किया, लेकिन इसको पूरी तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये शेक्सपियरियन जो स्टाइल है इसका जो है हम दूसरे अपने ढंग से इसको लिखेंगे। थोड़ा इसको इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ लाइसिडस, ठीक है। ये तो किसी दूसरे का है भाई। ये यहाँ मिलेगा अपने को आंसर नंबर सी, ये डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। किसमें कहा है इन्होंने? लाइसिडस में कहा है। लाइसिडस कब आई थी? एक बार और रिवीजन हो जाए। 1637 और 1638 में इसे पब्लिश किया गया था और इसको इन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में, उसकी डेथ पर उसको लिखा था। और ये क्या है? पेस्टोरल एलेजी है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अभी ऊपर क्वेश्चन में निकला है, अपन डिस्कस करके आए। पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन पर्पज़ है जॉन मिल्टन के लिखने का, वो ये है कि वो जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। अपन फिर पहुंच गए हैं सैमसन एगनिस्टिस में। डेलिला जो है वो बिलवेड है किसकी? सैमसन एगनिस्टिस की, और यही उसको धोखा दे करके इसको पकड़वाती है। ठीक है, चलिए फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि सैमसन एगनिस्ट जो है वो 1671 में आया था पैराडाइज रिगेंड के साथ में। नेक्स्ट, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू माउंट हॉरेब। माउंट हॉरेब को कहा गया है ओरेब। कब कहा गया है? जब ओपनिंग इन्वोकेशन थी पैराडाइज लॉस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। लाइसिडस अभी ऊपर गया है कि वो अपने आप को लाइसिडस से कंपेयर नहीं करता था। कौन? जॉन मिल्टन। चलिए देख लेते हैं। इन द स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। किससे कंपेयर नहीं कर रहा है? लाइसिडस से। कंपेयर टू, अच्छा किससे कंपेयर किया है? ये भी कंपेयर टू ब्लाइंड थेमिसिस, ब्लाइंड मेनिडिस, टायरसियस एंड फीनियस। अब इतने सारों से कंपेयर करो, जिससे नहीं कर रहा है उसको वो याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को पॉलिटिकल, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको अपन सही करते हैं पहले। ये पॉलिटिकल नहीं होगा, कोई राजनीति का खेल नहीं चल रहा भाई, लिटरेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर होना चाहिए पोइटिकल होना चाहिए। ठीक है भाई, पोइटिकल होगा ये। तो किसे स्पेंसर का पोइटिकल सन कहा जाता है? तो हमारा जवाब होगा जॉन मिल्टन। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये देख लीजिए कि जिसने कहा है, किसने कहा है? जॉन ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन एज द पोइटिकल सन ऑफ, यहाँ देखिए वही वर्ड आ गया, पोइटिकल होगा, सन ऑफ स्पेंसर, बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग द इनिशियल exuberance ushered in by the Renaissance and the Reformation was already on its way out। मतलब जब इन्होंने राइटिंग द इनिशियल लिखना शुरू किया था तभी से इनकी राइटिंग में रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन दिखने लगा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। इसको देख लेते हैं अपन। ऑफ एजुकेशन 1644 सही है, लाइसिडस 1637 सही है, पैराडाइज लॉस्ट अपन ये तीनों नहीं, ये तो दो अपन डिस्कस करके आए हैं ऊपर, लेकिन जो एरियोपेजिटिका है ये यहाँ पर इसका संगलत है, ये होगा 1644। एरियोपेजिटिका क्यों लिखी गई थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच के डिफेंड में इन्होंने लिखी थी जब वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने लाइसेंसिंग एक्ट की बात करना शुरू किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलेजी। लाइसिडस, देखिए कितनी बार पूछा जा रहा है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। लाइसिडस, फिर से एक बार इसका रिवीजन करिए, 1637 में लिखी गई, 38 में इसे पब्लिश किया गया और इसको एडवर्ड किंग की मौत पर, एडवर्ड
किंग की मौत पर मिल्टन ने लिखा था, क्योंकि एडवर्ड किंग मिल्टन के बड़े अच्छे दोस्त थे और जो एडवर्ड किंग है वो डूब करके मरे थे। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये अपन पिछले क्वेश्चन में बात करके आए थे कि इन्होंने ये कहाँ से लिया है टाइटल। तो टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया था? थियोक्राइटस से लिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, इसको अपने को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। पैराडाइज रीगेंड की थीम कहाँ से ली गई है? तो ये है सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, क्योंकि बिब्लिकल स्टोरी तो है, ये बिब्लिकल थीम भी है। तो ये कहाँ से ली गई है? सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 पे पहुँच चुके हैं अपन। Who remarked about his father as given below? My father destined me from my infancy. करेंग मेरे पिता ने मेरे बचपन से ही destined me, मेरे लिए ये तय कर दिया था, मेरी किस्मत में उन्होंने लिख दिया था। destined डेस्टिनी से बना है। to the study of polite literature, कि वो मुझे polite हल्का फुल्का सा लिटरेचर पढ़ाते ही थे। which I embraced with such avidity, जिसे मैंने अपनी पूरी एविडिटी के साथ इम्ब्रेस अपने अंदर समाहित कर लिया। दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12, और इतना ज़्यादा समाहित कर लिया कि 12 साल की उम्र से आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट, कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी किताबों से आधी रात के पहले रिटायर हो पाता था, यानी उनसे छुट्टी ले पाता था। तो ये किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं के चल रहे हैं, लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे, इसको एक बार ही पढ़ेंगे तो ये याद हो जाने वाली बात है, क्योंकि इसी इसमें बात है कि कैसे कोई 12 साल की उम्र से लेकर के और अपने मरने तक, उस वक्त जबकि ना आज की तरह लाइट्स ना कुछ, वो सिर्फ हो सकता है किसी तरह की लैंटर्न, हिंदी में कहें तो लालटेन से पढ़ते होंगे, चिराग से या मोमबत्ती से। बड़ा मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग वर्क है और मिल्टन ने बखूबी किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है। चलिए 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये शायद 5वां या 6वां क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछा गया है। तो ऑफ एजुकेशन इन्हीं ने लिखा है, एरियोपेजिट का जॉन मिल्टन का है। ऑन शेक्सपियर, ये भी जॉन मिल्टन का ही है। ऑफ एजुकेशन कब आई? 1644 में। ठीक है, एरियोपेजिटिका 1644, ऑन शेक्सपियर 1632 में इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। फिर से क्वेश्चन है, तो फिर से अपन छांट लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी है। ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पीडमंट, ये भी इन्होंने लिखा है। ऑड ऑन मॉर्निंग ऑफ, ये भी इन्होंने लिखा है। पैशनेट पिलग्रिम, ये इन्होंने नहीं लिखा है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैशनेट पिलग्रिम लिखा किसने है? इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जेगार्ड दैट वर एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर ऑन द टाइटल पेज। ये एक एंथोलॉजी है जो विलियम जेगार्ड ने पब्लिश करी थी और जिसको नाम दिया था पैशनेट पिलग्रिम, और इसको एट्रीब्यूट किया जाता है शेक्सपियर के लिए कि शायद ये शेक्सपियर की पोएम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? देख लेते हैं। On his blindness is a precursor to Lycidas. On his blindness is a curtail sonnet. Milton did not give a title to his sonnet. ये बात बिल्कुल ठीक है कि मिल्टन ने on his blindness टाइटल नहीं दिया था, ये टाइटल बाद में दिया गया है। इसकी डिटेल देख लेंगे। Milton did not give
टाइटल टू दिस सोनेट, ठीक है। इट वॉज असाइंड अ सेंचुरी लेटर बाई थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन के द्वारा इसको ये नाम दिया गया था। मिल्टन्स पोइट्री जो कि इन्होंने पब्लिश करी थी 1761 में, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिए, थॉमस न्यूटन ने इस सोनेट को ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 49। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट with reference to John Milton? John Milton, which of the following statement is correct with reference to John Milton? बहुत सारे हैं तो पढ़ते हैं एक एक करके। 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonistes। बिल्कुल सही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost, बिल्कुल सही है। Samson Agonistes in form has no unity of time, place and action। ये Lycidas has the color and music of the best Spenserian verses। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी वाला गड़बड़ है यहाँ पे, बाकी ये तीनों सही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं तो बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट। How, according to Milton, on his blindness, does one best to serve God? कौन है, अभी डिस्कस किया था कि जो भगवान को सबसे अच्छे ढंग से सर्व करता है, उसकी सेवा करता है। तो बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, बाय एग्जैक्टिंग डे लेबर, बाय हिडिंग वंस इनेट टैलेंट। तो ये जो होगा ये हमारा सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, कि वो व्यक्ति जो भगवान की इच्छा पर अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर, न्यौछावर कर दे, कि जैसी ईश्वर की मर्ज़ी, गॉड की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, वैसे ही ज़िंदगी गुजारना है। तो ये उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वन बेस्ट टू सर्व गॉड के लिए ये विशेषता बताई है, सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।